पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये शब्द सुनते ही मन में अक्सर एक ही ख्याल आता है, बस अच्छा सोचो सब अच्छा होगा। हाँ, और सोशल मीडिया पर तो यही छाया रहता है, पॉजिटिव वाइब्स ओनली। बिल्कुल, लेकिन क्या ये वाकई बस इतना ही है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो अकादमिक स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये कोई हल्की फुल्की सेल्फ हेल्प की बात नहीं है। नहीं, ये मनोविज्ञान का एक पूरा वैज्ञानिक क्षेत्र है, और वो भी ऐसा जो लगातार विकसित हो रहा है। और इसकी जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो है मनोविज्ञान के नजरिए में आया एक बुनियादी बदलाव। बिल्कुल, दशकों तक मनोविज्ञान का लेंस सिर्फ एक सवाल पर टिका था, लोगों में क्या गड़बड़ है। सारा ध्यान बीमारियों पर, विकारों पर, कमजोरियों पर था। और फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी ने हिम्मत करके एक बिल्कुल नया सवाल पूछा, और शायद ज्यादा जरूरी सवाल पूछा, लोगों में क्या सही है, क्या गड़बड़ है से लेकर क्या सही है तक का सफर। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस पड़ताल को शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारे स्रोत में एक बहुत हैरान करने वाली बात लिखी है। ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान हमेशा से सिर्फ बीमारियों पर ही केंद्रित था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले इसके असल में 3 बड़े लक्ष्य हुआ करते थे। 3 लक्ष्य? कौन कौन से? पहला तो था मानसिक बीमारियों का इलाज करना, जो कि जरूरी है। दूसरा था आम लोगों की जिंदगी को ज्यादा बेहतर और सार्थक बनाना। और तीसरा जो लोग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, उनकी पहचान करके उन्हें और निखारना। वाह, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? मतलब ये बाकी 2 लक्ष्य कहाँ गायब हो गए? दूसरा विश्व युद्ध, उस तबाही के बाद स्वाभाविक रूप से सारा ध्यान, सारा पैसा, सारी रिसर्च, सब कुछ पहले लक्ष्य पर सिमट गया। यानी युद्ध से लौटे सैनिकों और आघात से गुजर रहे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने पर। हाँ, और ये उस समय की जरूरत भी थी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हुआ। बाकी 2 लक्ष्य, एक आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना और प्रतिभा को निखारना, वो लगभग भुलाई दिए गए। तो मनोविज्ञान का दायरा एक तरह से सिमट गया। बिल्कुल। और फिर दशकों बाद 1998 में मार्टिन सेलिगमैन ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर एक तरह से एक अलार्म बजाया। हाँ, उन्होंने कहा था मनोविज्ञान सिर्फ कमजोरी और नुकसान का अध्ययन नहीं है, ये ताकत और सद्गुण का भी अध्ययन है। एकदम। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर हम सिर्फ अपनी ताकतों पर ही ध्यान देंगे तो क्या हम अपनी गंभीर कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं कर देंगे, जो बाद में हमारे लिए बड़ी समस्या बन सकती हैं? हाँ, यह एक बहुत ही जायज सवाल है, और यही पॉजिटिव साइकोलॉजी की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। यहाँ बात कमजोरियों को नजरअंदाज करने की है ही नहीं। तो फिर बात क्या है? बात है नजरिए को बदलने की। इसे डेफिसिट मॉडल से स्ट्रेंथ मॉडल की तरफ जाना कहते हैं। डेफिसिट मॉडल से स्ट्रेंथ मॉडल, ये क्या है? देखिए, डेफिसिट मॉडल पूछता है क्या टूटा है उसे कैसे जोड़ा जाए। इसका फोकस 0 से नीचे की स्थिति को वापस 0 पर लाना है। मतलब अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसे ठीक करके सामान्य स्थिति में लाना। ठीक है, समझ गया। और स्ट्रेंथ मॉडल? स्ट्रेंथ मॉडल कहता है कि 0 पर आना काफी नहीं है। ये पूछता है जो पहले से ही मजबूत है उसे और कैसे निखारा जाए। मतलब सिर्फ गड्ढे से बाहर निकलना काफी नहीं है, पहाड़ पर चढ़ना असली मकसद है। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही समझा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका मेंटल हेल्थ कॉन्टिन्यूम मॉडल। कॉन्टिन्यूम मॉडल? हाँ, सोचिए कि एक लाइन है, इसके एक सिरे पर है मानसिक बीमारी, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, और दूसरे सिरे पर? दूसरे सिरे पर है मानसिक बेहतरी, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में फ्लरिशिंग कहते हैं। फ्लरिशिंग यानी एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से फल फूल रहा हो। बिल्कुल। दशकों तक मनोविज्ञान सिर्फ बीमारी वाले सिरे पर काम कर रहा था। पॉजिटिव साइकोलॉजी ने कहा कि हमें पूरे स्पेक्ट्रम पर, पूरी लाइन पर काम करने की जरूरत है, ताकि लोग सिर्फ बीमारी से बाहर ना निकलें बल्कि सही मायनों में फ्लरिश करने की ओर बढ़ें। ठीक है, तो ये तो हुई शुरुआत, लेकिन जैसा कि विज्ञान में होता है, कोई भी विचार एक जगह रुकता नहीं है। हाँ, वो विकसित होता है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का विकास भी कई पड़ावों से गुजरा होगा। हमारे स्रोत में इसे समझाने के लिए जर्मन दार्शनिक हेगल के एक मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। हाँ, हेगल का ये मॉडल किसी भी विचार के विकास को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। इसे हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की 3 लहरों के तौर पर देख सकते हैं। 3 लहरें? ठीक है, तो पहली क्या थी? पहली थी थीसिस, यानी पहला पक्ष। ये था हमारा पारंपरिक मनोविज्ञान। अच्छा,
जिसका पूरा ध्यान बीमारियों, विकारों और समस्याओं पर था। लोगों में क्या गलत है, ये इसका मूल सवाल था। बिल्कुल। और इसके जवाब में, या कह सकते हैं इसकी प्रतिक्रिया में, एक विपरीत विचार आया, जो कि होगा एंटीथीसिस। एकदम सही, वही थी एंटीथीसिस, यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी की पहली लहर, जिसे हम PP1 कहते हैं। इसने तो पासा ही पलट दिया। कैसे? इसका पूरा ध्यान सकारात्मक भावनाओं, व्यक्तिगत ताकतों और गुणों पर था। खुशी, आशावाद, कृतज्ञता, इन सब चीजों पर रिसर्च की जैसे बाढ़ आ गई। लेकिन जल्दी इसकी एक बड़ी आलोचना भी शुरू हो गई। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक बात कहनी है। इसे पॉलियाना व्यू कहा गया है ना, यानी हर चीज को गुलाबी चश्मे से देखना। हाँ बिल्कुल। ये तो बिल्कुल आज के पॉजिटिव वाइब्स ओनली और मैनिफेस्टेशन वाले कल्चर जैसा लगता है, जो हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं। अगर इस पहली लहर में इतनी बड़ी कमी थी, तो आज भी ये विचार इतना लोकप्रिय क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि ये सरल है, सुनने में अच्छा लगता है, ये हमें एक आसान रास्ता दिखाता है। लेकिन इसकी वैज्ञानिक कमी क्या थी? इसकी वैज्ञानिक कमी ये थी कि ये जीवन की सच्चाइयों को नजरअंदाज कर रहा था। ये मानकर चल रहा था कि निराशावाद हमेशा बुरा होता है और आशावाद हमेशा अच्छा, जबकि असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी थोड़ा सा यथार्थवादी निराशावाद हमें आने वाले खतरों के लिए तैयार करता है। आप दुख, तकलीफ, गुस्सा, इन भावनाओं को नकार कर सच्ची, गहरी और स्थायी खुशी पा ही नहीं सकते। तो इस एक तरफा सोच को संतुलित करने के लिए क्या हुआ? यहीं से दूसरी लहर की शुरुआत हुई होगी। यहीं से दूसरी लहर यानी PP2 आई, जो दरअसल इन दोनों का सिंथेसिस है, एक समन्वय। मतलब इसने पारंपरिक मनोविज्ञान और पहली लहर दोनों के सच को मिला दिया। हाँ, इसने माना कि जीवन के अंधेरे पक्ष और नकारात्मक भावनाओं का भी अपना महत्व है। ये मानती है कि दुख, दर्द और तकलीफों का सामना करने से ही इंसान मजबूत बनता है और स्थायी खुशी की ओर बढ़ता है। अच्छा, तो इसने एक संतुलन बनाने की कोशिश की। ये किन मूल सिद्धांतों पर आधारित थी? इसके 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है अप्रेजल। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी भावना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये उसके संदर्भ पर, उसके कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। जैसे अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसे देखकर गुस्सा आना नकारात्मक नहीं, बल्कि एक जरूरी और शायद नैतिक भावना है। बिल्कुल, जो हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा सिद्धांत है कोवेलेंस। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, बहुत आसान है। ये कहता है कि एक ही अनुभव में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू एक साथ मौजूद हो सकते हैं। एक साथ? जैसे प्यार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हम इसे सबसे सकारात्मक अनुभव मानते हैं, लेकिन इसमें भी ईर्ष्या, असुरक्षा और दुख का एक डार्क साइड हो सकता है। ये तो वही बात हुई कि हम कहते हैं जहाँ प्यार है वहाँ थोड़ी तकरार भी होगी, या वो जो एक बिटर स्वीट फीलिंग होती है। हाँ, जैसे बच्चे को कॉलेज छोड़कर आते समय जो महसूस होता है, खुशी भी और दुख भी। एकदम वही। और इसी से जुड़ा है तीसरा सिद्धांत कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कि ये दोनों पहलू सिर्फ साथ नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे को पूरा करते हैं। हाँ, वे मिलकर ही अनुभव को पूरा करते हैं, जैसे दिन और रात मिलकर एक पूरा दिन बनाते हैं। और चौथा सिद्धांत एवोल्यूशन इन सबको जोड़ता है। ये कहता है कि हमें अलग अलग टुकड़ों में देखने के बजाय इन सब पहलुओं के संश्लेषण से बनी पूरी तस्वीर को देखना चाहिए। तो दूसरी लहर ने व्यक्ति के अंदर एक जरूरी संतुलन बनाया। लेकिन हम इंसान किसी बुलबुले में तो रहते नहीं हैं। हम एक समाज का, एक संस्कृति का हिस्सा है। तो क्या ये सफर यहीं खत्म हो गया? नहीं, और आपका सवाल ही तीसरी लहर यानी PP3 का आधार है। अब तीसरी लहर की बात हो रही है। अच्छा। और ये व्यक्ति से भी आगे बढ़कर उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को देखती है। यह एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। सिस्टमैटिक मतलब ये मानती है कि हमारी भलाई सिर्फ हमारे अंदरूनी विचारों या भावनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे आसपास का समाज, हमारी संस्कृति, आर्थिक नीतियों और हमारे माहौल में भी गहराई से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पहली लहर पॉजिटिविटी पर थी, दूसरी पोलैरिटी यानी ध्रुवों के संतुलन पर, और तीसरी कॉम्प्लेक्सिटी यानी पूरी व्यवस्था की जटिलता पर केंद्रित है। ये सांस्कृतिक संदर्भ वाली बात बहुत जरूरी है। मैं यही सोच रहा था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की शुरुआत तो ज्यादातर पश्चिमी देशों में हुई, जहां व्यक्तिवाद पर बहुत जोर है। हाँ, इंडिविजुअलिज्म पर। लेकिन भारत जैसी सामूहिक संस्कृति में खुशी और भलाई के मायने तो बहुत अलग हो सकते हैं। क्या हमारे स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है।
भारतीय चिंतन में व्यक्ति, जिसे जीव कहा गया है, उसे कभी भी समाज, ये ब्रह्मांड से कटी भी एक अकेली इकाई नहीं माना गया। यहाँ हमेशा संतुलन, समग्रता और आपसी जुड़ाव पर जोर रहा है। जैसे कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है गीता में स्थित प्रज्ञ का सिद्धांत, यानी सुख और दुख, सफलता और असफलता दोनों में समभाव रखना, विचलित न होना। ये सुनने में दूसरी लहर के विचारों के बहुत करीब लगता है। बिल्कुल। जहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को स्वीकार करने की बात है। ऐसा लगता है कि ये विचार यहाँ पहले से ही मौजूद था। बिल्कुल, ये ज्ञान यहाँ हजारों सालों से है। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम का विचार है। पूरी दुनिया एक परिवार है। हाँ, और इसी से जुड़ा है सर्वोदय का सिद्धांत, जिसका मतलब है सबकी भलाई। ये पश्चिम के व्यक्तिगत खुशी के विचार से बिल्कुल अलग है। ये कहता है कि मेरी खुशी तब तक अधूरी है जब तक मेरे आसपास के लोग दुखी हैं। खुशी मेरी नहीं, हम सबकी है। ये संतुलन का विचार तो दुनिया के कई दूसरे दर्शनों में भी मिलता है ना? जैसे चीन का यिन और यांग। हाँ, जहाँ दो विपरीत शक्तियाँ मिलकर ब्रह्मांड में संतुलन बनाती हैं। भारतीय दर्शन में अर्धनारीश्वर का प्रतीक भी तो यही दिखाता है, जहाँ शिव और शक्ति मिलकर संतुलन और सद्भाव का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जिन्हें हम विपरीत समझते हैं वे असल में एक दूसरे के पूरक हैं। और पॉजिटिव साइकोलॉजी का विज्ञान अब जाकर इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार असली खुशी अकेले में नहीं खोजी जा सकती। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एकदम सही। और अब इसी समझ पर आधारित नए मापदंड भी विकसित किए जा रहे हैं। अच्छा, मतलब खुशी को नापने के नए तरीके? हाँ, जो पश्चिमी पैमानों से अलग हैं, जैसे सच्चित आनंद स्केल और सुख दुख स्केल, जो भारतीय संदर्भ में भलाई को ज्यादा बेहतर तरीके से मापते हैं। क्यों? क्या जरूरत है इनकी? क्योंकि अंतिम लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। ये सब अकादमिक और दार्शनिक तौर पर बहुत दिलचस्प है, लेकिन सवाल यह है कि ये सारी रिसर्च और समझ असल दुनिया को कैसे बदल रही है? क्या ये सिर्फ किताबों और सेमिनारों तक ही सीमित है? नहीं, अब नहीं। अब ये लैब से निकलकर असल दुनिया में असर डाल रही है, और इसके कई ठोस उदाहरण हैं। जैसे कि? पहला और सबसे बड़ा बदलाव नीति और शासन के स्तर पर दिख रहा है। अब दुनिया भर के देश ये समझ रहे हैं कि किसी देश की तरक्की का पैमाना सिर्फ जीडीपी यानी पैसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? नागरिकों की भलाई और खुशी, ये भी उतनी ही जरूरी है। भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। मैंने सुना है इसके बारे में। वो कोई भी नीति बनाते समय ये सवाल पूछते हैं कि इसका लोगों की खुशी पर क्या असर पड़ेगा। सही कहा, यानी एक सरकार अपनी सफलता को अपनी जनता की खुशी से माप रही है, न कि सिर्फ तिजोरी में कितना पैसा है उससे। ये तो सोच में ही एक क्रांतिकारी बदलाव है। और कोई उदाहरण? दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनाना। हमारे स्रोत में दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस करिकुलम का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हैप्पीनेस करिकुलम? हाँ, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को हर दिन कुछ समय अपनी भावनाओं को समझने, माइंडफुलनेस और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। मतलब मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है? नहीं, मकसद उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। काश ये हमारे समय में भी होता। हम गणित और विज्ञान तो सीखते हैं, लेकिन निराशा या असफलता से कैसे निपटना है ये कोई नहीं सिखाता। बिल्कुल। तीसरा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है इसमें? आज के डिजिटल युग में सकारात्मकता बढ़ाने वाले अभ्यास, जिन्हें पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन या PPIs कहते हैं, उन्हें ऑनलाइन और एप्स के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और चौथा, जो शायद भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है विषयों की सीमाओं को तोड़ना। इसका क्या मतलब हुआ? भविष्य में भलाई का अध्ययन सिर्फ मनोविज्ञान नहीं करेगा, इसे पोस्ट डिसिप्लिनरी रिसर्च कहा जा रहा है। पोस्ट डिसिप्लिनरी, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई एक विषय अकेले इंसान की भलाई को नहीं समझ सकता। एक मनोवैज्ञानिक, एक समाजशास्त्री, एक अर्थशास्त्री और यहाँ तक कि एक शहर की योजना बनाने वाले आर्किटेक्ट, सबको मिलकर काम करना होगा। तो आज की हमारी ये चर्चा अच्छा सोचो सब अच्छा होगा से शुरू हुई थी, और देखिए हम कहाँ आ पहुँचे। सरकारी नीतियों से लेकर स्कूल के सिलेबस, प्राचीन भारतीय दर्शन और भविष्य के विज्ञान तक। हाँ,
ये वाकई एक लंबी यात्रा रही है। ये वाकई एक ऐसे विज्ञान की यात्रा है जो क्या गलत है से शुरू होकर क्या सही है तक पहुंचा, फिर व्यक्तिगत खुशी से आगे बढ़कर सामूहिक भलाई और सामाजिक जटिलताओं को समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं, है ना? जरूर। अन्य सर्वोदय और वसुधैव कुटुंबकम की बात की, यानी सबकी भलाई और पूरी दुनिया का एक परिवार होना। अगर ये सच है कि सच्ची और स्थायी खुशी एक दूसरे पर इतनी ही निर्भर है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी व्यक्तिगत खुशी की तलाश सामूहिक भलाई के बिना कर ही नहीं सकते? हाँ, यही सवाल है। क्या किसी एक व्यक्ति की खुशी तब तक अधूरी और शायद बेमानी है जब तक कि सब खुश न हो? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।